Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with the series of economic current affairs and this is the April part 1. And without much ado, let's begin with the current affairs. तो आज के current affairs क्या क्या रहेंगे हमारे? एक तो इंडिया होस्ट फर्स्ट 2021 ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग. तो इंडिया की जो है इस साल की जो 2021 की ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है या जो चेयर है ब्रिक्स की, वो भी इंडिया के पास ही है. नेक्स्ट इज नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, तो इसके बारे में बात करेंगे. थर्ड इज दैट पीयूष गोयल लॉन्चेस अ ई सेंटा. जो ई सेंटा है बेसिकली इट्स अ मार्केट प्लेस फॉर एक्वा फार्मर्स, मतलब जो कि फिशेस वगैरह की ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, जिसे पीसी कल्चर भी कहते हैं, उसके लिए इन्होंने एक ई सेंटा जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज यूपीआई ट्रांजेक्शंस, दे क्रॉस रुपीज 5 लाख करोड़. तो हम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है, किसका मैक्सिमम शेयर है वो देखेंगे. एंड नेक्स्ट इज WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके बारे में आज बात करेंगे. तो आज की फर्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया होस्ट फर्स्ट 2021 मीटिंग ऑफ 2021 ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. तो बेसिकली इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक नेशन पार्ट लेते हैं, उनके सेंट्रल बैंक के जो भी गवर्नर्स हैं तो वो पार्ट लेते हैं. तो इंडिया होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑन April 6. तो April 6 को ये मीटिंग हुई थी एंड इट वाज होस्टेड बाय इंडिया. इसमें क्या था? द मीटिंग वाज जॉइंटली चेयर्ड बाय कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है हमारे श्री शक्तिकांता दास. एंड द पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन से थे इस मीटिंग में? इस मीटिंग में थे फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज. ब्रिक्स की आई होप आपको फुल फॉर्म पता ही होगी. इसमें रोटेशनल बेसिस पे चेयर होती है, मतलब अगर इंडिया के पास है इस बार तो अगली बार चाइना के पास जाएगा, देन साउथ अफ्रीका, देन बैक टू ब्राजील. तो इसमें ऐसे रिवॉल्व होता है. एंड एज 2021 ब्रिक्स चेयर, India's approach is focused on strengthening intra-BRICS cooperation based on continuity, consolidation and consensus. तो ये कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस पे इनका है कि सबको मिलके जो है सबका कंसेंसस लेके हम सबको कंसोलिडेट करके एक टुवर्ड डेवलपमेंट अपना जो है स्ट्रेंथन करें ब्रिक्स नेशन को. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया. द ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स डिस्कस किस चीज के किन किन चीजों के हमारे इनकी बातें हुई थी. इट इज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एजेंडा दैट इज सेट बाय इंडिया. एंड व्हाट इज दैट? इट इज ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक. द न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्टिविटीज, जो ब्रिक्स का बैंक है, अगर आपको नहीं पता तो ब्रिक्स का जो बैंक है उसे NDB कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है. एंड अगर आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता, प्लीज 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 कमेंट में इसका हेडक्वार्टर्स बताएं, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है. नेक्स्ट इज इन्होंने बात की थी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पे एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कोऑपरेशन ऑफ कस्टम रिलेटेड इश्यूज, IMF रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर SMEs एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल एंड ब्रिक्स बॉन्ड फंड, इनके ऊपर भी इन्होंने बात की थी. ऑन द ब्रिक्स प्रायोरिटी, द एजेंडा फॉर 2021 जो था वो था, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया, इट इन्फॉर्म दैट द एफर्ट शुड बी मेड टुवर्ड्स डिलीवरिंग द आउटकम्स that reflects the needs and aspirations of BRICS in particular and emerging markets. तो बेसिकली इन टोटल जो इन्होंने बात की है टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है वेरियस रिफॉर्म्स के अंडर. एंड इन्होंने इन द मिडस्ट ऑफ जो भी हमारा पेंडेमिक चल रहा है उसके बीच में बाकी जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो चीज़ें उसके रिलेटेड इन्होंने बात की थी. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज़ के लिए कि इंडिया के पास चेयरमैनशिप है. एंड जो मीटिंग हुई थी इसकी, जो ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये हुई थी इंडिया में. इनको चेयर किन्होंने किया था? निर्मला सीतारमन एंड जो हमारे शक्तिकांता दास है, द गवर्नर ऑफ RBI. तो इन्होंने इसको चेयर किया था, मतलब इन्होंने प्रिजाइड ओवर की थी मीटिंग. नेक्स्ट इज द नेशनल एडवाइजरी स्टार्टअप काउंसिल. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, इन्होंने रिसेंटली नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल लॉन्च किया है. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, जिसको DPII भी कहा जाता है, वो इसको उसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब प्राइमरली वो इसके लिए काम कर रहा है. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मेजर्स नीडेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर
द स्टार्टअप्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि हम स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए जो जो इकोसिस्टम चाहिए, मतलब जो जो लॉज होने चाहिए या जो जो उनको बेनिफिट्स होने चाहिए, वो ये उसको एडवाइस करेगा, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस इज टू ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एंड ऑल्सो जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली जितने स्टार्टअप होंगे, जितनी कंपनीज होगी, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट होगी। एंड दिस इज व्हाट इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट कि आपकी पॉलिसीज इसके सेंट्रिक होनी चाहिए। द काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द एक्स बोथ एक्स ऑफिशियो एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जिन्होंने पहले ऑफिस होल्ड किया है, या जो नॉन ऑफिशियल मतलब करंटली जो एक्सपर्ट है किसी ट्रेड में बट इज नॉट मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनके हिसाब से उनके उनको इसमें कंस्टिट्यूट किया जाएगा। दीज मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ऑल्सो द फाउंडर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। तो जिन जिन लोगों ने स्टार्टअप इस्टेब्लिश किए थे उनके एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स होंगे। उनको जो स्टार्टअप्स के जो मेंबर्स हैं उनको इसलिए इंक्लूड किया गया है कि बिकॉज वो लोग बता पाएंगे उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी एंड हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड, तो इसलिए उनको भी मेंबर्स बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप्स इन इंडिया। India now has 38,756, almost 39,000 officially recognized startups. Of this, 27 are unicorns. Unicorns startup कौन से होते हैं? These are the startups that have market valuation of at least 1 billion US dollars. तो जिनकी at least 1 billion market value है, उनको unicorn startup कहा जाता है। India is the third largest tech startup hub. तो मतलब third number पे India आता है in the startup category. The demographics of Indian population is highly advantageous. This is because half of the Indian population is below the age of 20 years. तो इंडिया की जो आधे से ज़्यादा population है वो एक यंग population है एंड startups के लिए it is the fertile ground. मतलब कि जितनी यंग population होगी उतने ही ज़्यादा startups होंगे। The GOI launched Startup India in 2016 to build a strong ecosystem for the growth of startups in the country. तो बेसिकली जो लॉन्च स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था? ये 2016 में बाय पीएम मोदी ने ही इनको शुरू किया था, बिकॉज ये स्टार्टअप जितने फॉस्टर करेंगे उतने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड उसकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो भी आजकल प्रॉब्लम चल रही है वो उतनी जल्दी कम होगी। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया क्या है? इट मेनली एम्स ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड फंडिंग, स्पोर्ट्स एंड इंसेंटिव्स। तो उसके लिए ये मतलब बेसिकली जो इनको इंफ्रा चाहिए होता है, इंसेंटिव चाहिए होते हैं, उसके ऊपर ये काम करता है। इंडिया हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग प्रारंभ। प्रारंभ इज स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट एंड ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये जो डिपार्टमेंट इसको फॉस्टर कर रहा है काउंसिल को, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो प्रारंभ जो नाम है ये आप याद करना, स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड है। On definition of startup क्या है according to GOI? GOI defines it as an entity that is headquartered in India and has an annual turnover less than 100 crores and has opened less than 10 years, मतलब जिसकी एज 10 साल से कम है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो उनको ये स्टार्टअप काउंट करती है। Next is Piyush Goyal has recently launched e-Center platform and it is related to aqua farms। ठीक है, जो फिशेज या बाकी जो एनिमल्स की ब्रीडिंग या उनके प्रोडक्शन करते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। सो ई सेंटर प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम एंड ऑप्शंस टू द फिश एंड एक्वा फार्मर्स एंड विल इंश्योर फेयर प्राइसेस एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ बोथ सेलर्स एंड बायर्स। तो बेसिकली सेलर्स और बायर्स को मिलाने का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया जो कि एक्वा ट्रेड में लाइक फिशेज एंड बाकी जो इसमें वो होते हैं एनिमल्स होते हैं, ठीक है, प्रॉन्स हो गए, तो जो भी इनके प्रोडक्शन में रिलेटेड है उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन अप्रैल 13 इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ई सेंटर प्लेटफॉर्म को फॉर मरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ही इन्फॉर्म दैट द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विल हेल्प इन एम्पावरिंग फार्मर्स एज दे विल बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू दिस पोर्टल। द एडवांस पोर्टल विल इनेबल द फार्मर्स टू डू स्पॉट एज वेल एज फॉरवर्ड सेल, मतलब पहले भी सेल कर सकते हैं या ऑन द स्पॉट भी अपना माल लाके वहां बेच सकते हैं। इन द सेंस अपने दे कैन ऑक्शन देयर प्रोडक्ट ऑन द this platform. During the launch, he also suggested that Marine Products Export Development Authority, ठीक है, तो अथॉरिटी कौन सी लिंक्ड है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मस्ट हैव रेटिंग सिस्टम फॉर बोथ द सेलर्स एंड बायर्स ऑन द पोर्टल सो दैट वन कैन सी एंड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। तो जो रेटिंग सिस्टम है ये उसकी क्वालिटी के बेस पे उसको मिला जाएगा, कितने क्रेडेंशियल्स हैं उस प्रोड्यूसर के, उस हिसाब से उसको रेटिंग दी जाएगी। देयर आर अबाउट 18,000 फार्मर्स इन द कंट्री who have been contributing in the marine exports of India। तो 18,000 फार्मर मरीन एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं। The platform will be empowering the farmers with digital solutions along with alternative way of selling। Alternative way also, ये alternative way इसलिए है क्योंकि पहले मार्केट में सामान लेके जाके बेचते थे, अब ये ऑनलाइन ही सेल कर पाएंगे। It is a digital bridge for ending the market divide and it will provide services such as easy registration of both sellers and buyers and will help in expanding the business।
ऑब्वियसली जो एक्वा कल्चर है, जो हमारा एक्वा से रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस है, ठीक है, जो भी एक फिशेज हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें प्राइमरीली एक्सपोर्ट्स का ही काम चल रहा है, फिशरीज का। तो उसके रिलेटेड भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट इज ई-सेंटा विल प्रोवाइड अ कैशलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म। तो बेसिक ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो कॉन्टेक्टलेस, कैशलेस इसलिए होगा कि कैश इन्वॉल्व में सीधा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा, एंड पेपरलेस भी बिकॉज ऑफ द इसका जो प्लेटफॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक है। द प्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया एंड बंगाली। इन्हीं एरियाज में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है एक्वा जो फार्मिंग का। द प्लेटफॉर्म विल रेज द इनकम एंड लाइव्स ऑफ द फार्मर्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट, रिड्यूसिंग द रिस्क एंड शील्डिंग अगेंस्ट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या है, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास प्रोड्यूस कम होता है, उनसे बड़े फार्मर्स है, उनको अपने प्रोडक्ट का उस हिसाब से रेट नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होगा, अगर वो छोटे फार्मर्स हैं जिनके प्रोड्यूस कम होता है, वो भी अब इक्वल रेट पे मार्केट में इसको सेल कर पाएंगे। इट मीन्स कि उनके बीच में भी जो डिफ्रेंसिएशन है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शन दे क्रॉस 5 लाख करोड़ इन मार्च ऑन डिजिटल पेमेंट सर्च। तो बेसिकली क्या है, जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। आजकल लोग भी कैश को ज़्यादा यूपीआई ही ट्रांसफर बेटर मानते हैं, बिकॉज एक तो जो इन्फेक्शन का दौर चल रहा है वो भी मिनिमाइज होता है, एंड थर्ड इज कि अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो जाती है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। सो द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यूपीआई हैज सीन ट्रांजैक्शन in its platform, and that has doubled to 2.73 billion when compared to 1.25 billion in March 2020। तो उससे बिल्कुल जो लास्ट ईयर मार्च में था उससे बिल्कुल डबल हो चुका है। द होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन, क्या नाम है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस हैज प्रोसेस्ड 5.4 लाख करोड़ इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज ऑल टाइम हाई ड्यूरिंग द मार्च 2021। तो मार्च में ऑल टाइम हाई ट्रांजैक्शन हुई हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट द 18% राइट। फेब में कितनी थी, फेब में 4.25 थी, मार्च में कितनी होगी 5.04 लाख करोड़। तो ऑलमोस्ट 18% का इसमें इंक्रीज आया है। व्हेन इट कम्स टू यूपीआई पेमेंट्स, तो इसमें प्राइमरीली प्लेयर्स कौन से हैं, ये है फोन पे एंड गूगल पे। गूगल पे तो रिसेंटली आई थी, बट स्टिल इट हैज मेड द सब्सटेंशियल प्लेटफॉर्म इन दिस मार्केट। इनके पास काफी शेयर आ चुके हैं। तो 40% जो है इसका फोन पे के पास है, एंड जो बाकी का 40% है वो इसका जो गूगल पे के पास है, एंड द रिमेनिंग 20% में अमेजॉन पे, व्हाट्सएप पे और पेटीएम आते हैं। तो जो मेन प्लेयर्स हैं वो फोन पे एंड गूगल पे ही हैं। नेक्स्ट इज यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ऑब्वियसली जो आप दुकान पे जाके फटाफट जो आप ट्रांसफर करते हैं वो सब यूपीआई के थ्रू होता है। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड उसी के थ्रू आप ट्रांसफर करते हैं। आप मतलब अगर आप आज की जनरेशन है तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे पेटीएम या गूगल पे से ये ट्रांसफर करते हैं, बैंक टू बैंक अकाउंट चला जाता है पैसा। ठीक है, द आइडिया ऑफ यूपीआई वॉज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई द मेन जो है बॉडी है जो कि इट वर्क्स अंडर द आरबीआई एंड आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के रिलेटेड ही एनपीसीआई काम करती है, एंड इसको गवर्न कौन करता है, इसको गवर्न करता है आरबीआई एंड आईबीए। आईबीए इज इंडियन बैंक एसोसिएशन। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड आईबीए। तो आपको मैंने बताई दिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो रही हैं गूगल पे के थ्रू या बाकी, वो सब एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है। सो इट इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ऑब्वियसली अगर ये दो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही है तो प्रॉफिट के लिए तो नहीं कर रही है, बट जो इनका अपना खर्चा है वो जरूर है, अपना जो भी सैलरीज एंड बाकी रिलेटेड है वो एनपीसीआई अपना जरूर इनसे चार्ज करती है अमाउंट। नेक्स्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको डब्ल्यूपीआई भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, द एनुअल रेट ऑफ डब्ल्यूपीआई स्टूड एट 7.39% फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, which is the highest wholesale inflation rate since October 2012। तो मार्च में जो इन्फ्लेशन हुई है ये सबसे ज्यादा है, इसलिए डब्ल्यूपीआई हाईलाइट हो गई है। ठीक है, सो व्हाट डज डब्ल्यूपीआई मीन, इसमें जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में बेचते हैं होलसेल प्राइस पे, बेसिकली B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें प्राइस में कितनी राइज आती है। सपोज अगर फॉर एग्जांपल एक दाल है जो 100 किलो 100 रुपए की बिक रही है, ठीक है, तो होलसेल प्राइस होगी उसकी, जो दुकानदार 100 किलो इकट्ठी ले रहा है, एंड उसमें जो इंक्रीज है, अब वो दाल 108 रुपीज की हो गई है। ठीक है, तो 100 किलो की वैल्यू अब कितनी होगी 108, तो इंक्रीज कितना है उस पर 8% इंक्रीज आया। दैट इज फॉर द बिजनेस कम्युनिटी B2B जो जा रही है। बट अगर वो बिजनेस वाला उसको आगे सेल करेगा,
पर केजी के हिसाब से, तो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज कितना आएगा, 10 से 12% अप्रोक्सीमेटली। तो दैट इज हाउ WPI वर्क्स, मतलब ये होलसेल प्रोडक्ट्स की प्राइस है जो कि इन बल्क परचेज करे जाते हैं। सो द होलसेल प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स at wholesale level. This commodities are sold in bulk and traded between business entities rather than goods bought by customers. जो कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ये B2B चलता है. It does not consider the price of services and does not reflect the consumer price situation in the country. तो कंज्यूमर ऑब्वियसली इसमें कस्टमर जब इन्वॉल्व ही नहीं है, जो एंड यूजर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कंसीडर होती किसी भी डायमेंशन में. सो इट इज WPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको याद करना है. एंड अब इसका बेस ईयर भी इंपॉर्टेंट है. इसका बेस ईयर पहले था 2017 तक 2004-5, एंड अब क्या बेस ईयर हो गया इसका? बेस ईयर हो गया इसका 2011-12. तो ये बेस ईयर के हिसाब से ही WPS हाई है जो मेजर किया जाता है. तो ये भी आप याद रख लेना. बेस ईयर इज 2011 एंड 12. Components of WPI का, the index is based on the wholesale prices of basket of 697 commodities. ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कितनी कमोडिटीज इसके अंदर आती हैं. देयर आर 697 इन नंबर एंड कैटेगराइज्ड अंडर 3 ग्रुप्स. कौन से? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. तो WPI के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन तो आपने याद करनी ही करनी है. ठीक है. सो सिग्निफिकेंस क्या? इट इज यूज्ड एज अ डिफ्लेटर ऑफ वेरियस नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंक्लूडिंग GDP को. कुछ भी अगर राइज और नीचे इसको करना होता है GDP को, तो इसी से ये मेजर करके उसमें चेंजेस लाए जाते हैं. यूज ऑफ द पर्पस फॉर एस्केलेशन कॉसेज इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क. तो ये मटेरियल, मशीनरी, बिकॉज एक B2B है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन, बाकी जो ये डायमेंशन है ये भी इंक्लूड होती हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर्स ट्रैक WPI एज वन ऑफ द की मैक्रो इंडिकेटर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो अगर किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट करना हो तो वहाँ की WPI स्टडी करके अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेता है. सो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.